जय हिंद दोस्तों। बता दें आपको कि बिहार दरोगा मेंस का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा शुरू किया गया है डबल स्टार 2.0 टेस्ट सीरीज को, जिसमें आपको 20 सेट हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इसका टेस्ट नंबर 2 को देखेंगे, जो आपको 1 फरवरी 2026 को रोशन आनंद सर ने करवाया है। तो चलिए आज हम देखेंगे डबल स्टार 2.0 टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस है, इसका आपको टेस्ट जरूर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए देखेंगे आज हम लोग बिहार 2.0 टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 को देखेंगे। देखिए यहाँ पे टेस्ट नंबर 2 आज हम लोग कवर कर रहे हैं, जो 1 फरवरी 2026 को कराया गया है। ये फुल लेंथ टेस्ट है फ्रेंड्स, जिसमें 1 से लेकर 100 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पेशा अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे आपको। तो पहले पढ़ते हैं कि भूरिया समिति के सिफारिश पर 1996 में पेशा अधिनियम पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। और देखिए सेकेंड नंबर कि पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची के 10 से राज्यों में लागू है, ये भी बिल्कुल सही है। अब पेशा अधिनियम के उद्देश्य जनजातीय समुदायों को स्वशासन प्रदान करना है, फ्रेंड्स ये भी सही है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स आपको तीनों कथन सत्य है। तो असत्य क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से कोई नहीं असत्य है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन ए कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, और कारण आर कह रहा है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है, जिसमें पेय ठंडा हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए की सही व्याख्या आर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। थर्ड नंबर कह रहा है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा केवल 1। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में सर्वाधिक आपको किसका? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ठीक है ना। याद कीजिए फ्रेंड्स कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने आपको गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी, और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। याद रखिए, आपको राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पे मैथ है, इसका सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल दिए हैं ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे इसका आपको डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है यहाँ पे कि आसियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे कि पहला ऑप्शन कि आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक की घोषणा पत्र से हुई। ठीक है, तो याद रखिए ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि इसका मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, तो ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है वर्तमान में इसमें 11 सदस्य देश हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स बता दें आपको, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन दिया हुआ है ए कि ढक्कन पठार का निर्माण विशाल चट्टान से हुआ है, और कारण आर कह रहा है
कि ढक्कन पठार से काली मृदा का विकास हुआ है, तो फ्रेंड्स बता दें आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग आएगा। फ्रेंड्स ये रीजनिंग है, सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर बैगनी हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों का सही क्रम को चुनना है। बता दें फ्रेंड्स आपको सही क्रम क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा पहले उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए कह रहा है कि फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र तो हो गए। क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो याद रखिएगा 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको लुई 16वां के चलते, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा फ्रांस का लुई 16वां शासक के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए, याद रखिएगा। राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अलैंगिक प्रजनन के संबंधित आपको मिलान करना है। देखिए लिस्मेनिया जो हो जाएगा फ्रेंड्स याद रखिएगा वो द्विविखंडन हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए लिस्मेनिया हो जाएगा वो द्विविखंडन हो जाएगा। ईस्ट जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो मुकुलन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडियम जो हो जाएगा ये हो जाएगा बहुखंडन हो जाएगा। और हाइड्रा जो हो जाएगा वो पुनर्जनन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 81 से विभाज्य है। मैथ हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन फिर से मैच आ गया, मैच द फॉलोइंग। 12 नंबर देखिए मैच करना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको, मैं थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ। चलिए छोटा मैं कर लिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे किया भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय संबंधित विषय दिया हुआ है। लॉर्ड एलनबरो जो थे, लॉर्ड एलनबरो का संबंध किससे है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इनका संबंध हो जाएगा आपको भारत में दास प्रथा का अंत किए थे, यानी इसका 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए लॉर्ड विलियम बेटिक, इनका जो हो जाएगा फ्रेंड्स याद रखिएगा विधि आयोग का गठन किए थे, यानी बी का 4 नंबर हो जाएगा। और यहाँ देखिए लॉर्ड मेयो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सांख्यिकी संरक्षण विभाग का गठन किए थे, यानी सी का 1 हो जाएगा। और आपको लॉर्ड लैश डाउन का जो हो जाएगा वो 2nd नंबर हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। 3 आपको दिए हुए कथन दिए हुए हैं, उससे विचार करना है। कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको पहचान करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था, जिसे 1985 से 87 में स्थापित किया गया था और यह अब बर्फ में दब गया है। फ्रेंड्स ये कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है आपको हिमाद्री नॉर्वे के पास आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और यह भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है, ये सही है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए कह रहा है कि केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है, जो समुद्री आपको रसायन और नमक से संबंधित शोध करता है। फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन 1 और 3 आपको असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। आपसे पूछा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन जो है असत्य है, आपको पहचान करना है। तो देखिए 14 नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अनुच्छेद 368 दो प्रकार से संविधान संशोधन की व्यवस्था करता है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ये कह रहा है कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाता है। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अब थर्ड नंबर पढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि दोनों सदनों में गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संविधान संशोधन विधेयक को पास किया जाता है। फ्रेंड्स ये कथन गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कौन सा असत्य कथन का पहचान करना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको इस विधेयक में। आपको यहाँ पे याद रखिएगा दोनों कथन में जो दिया हुआ है कि इस विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान से होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखना है 15 का, है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे कथन पढ़ते हैं। पहला कथन कह रहा है कि हेनसांग भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में दौरान भारत आया था। तो फ्रेंड्स एक गलत हो जाएगा। याद रखिएगा आपको यहाँ पे हेनसांग नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा फाइयान जो था फ्रेंड्स, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था जो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है ना। चलिए सेकेंड नंबर पढ़ते हैं कि सुलेमान अरबी लेखक था जो अमोघ वर्ष फर्स्ट के शासनकाल में दौरान भारत आया था। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे चीनी यात्री संयुंगमन ने भारत की यात्रा 510 ईस्वी से 515 ईसा के बीच किया था। तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे कि चीनी यात्री संयुंगन ने भारत की यात्रा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 दिया है तो गलत हो जाएगा। 515 ईसा से लेकर 520 ईसा तक आपको भारत की यात्रा किया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे देखिए मैच करना है 16 नंबर क्वेश्चन। आपसे पूछा है यहाँ पे दिया हुआ है खनिज दिया हुआ है और यहाँ पे शीर्ष भंडारण वाले राज्य दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैग्नेटाइट का क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट जो होगा वो आपको कर्नाटक में पाया जाता है। इसका भंडार कहाँ पे, मैग्नेटाइट का भंडारण जो है वो कर्नाटक राज्य में है। और सोना का कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सोना का बिहार में हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सोना का जो हो जाएगा वो आपको बिहार में हो जाएगा, ठीक है ना, शीर्ष। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है बक्साइट का, तो बक्साइट का क्या हो जाएगा, तो बक्साइट का हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। और ग्रेफाइट का क्या हो जाएगा, तो ग्रेफाइट का आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी अब देखा जाए यहाँ पे फ्रेंड्स तो ऑप्शन सी जो होगा फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आगे कर रहा है 17 नंबर कि कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा यहाँ पे HCl और CCl4 आयनिक यौगिक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। याद रखिए HCl और CCl4 आपको यौगिक नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे CCl का होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब हो गया कार्बन टेट्राकोलाइड होता है, ठीक है ना। और आपको HCl दिया हुआ है मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे कह रहा है कि किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। तो याद रखिएगा ये आपको ईरान के द्वारा ये आपको राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा
आपको ईरान ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस, ठीक है, ईरान ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पे कौन सा कथन सही नहीं है, आपको पहचानना है। तो ये बताते फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे बी नंबर जो फ्रेंड्स वो कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाली अधिनियम की संज्ञा दी थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपको 1904 में, ये गलत हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, तो 1904 की भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को गोपाल कृष्ण गोखले ने राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाले अधिनियम की संज्ञा दी थी, ठीक है ना। कौन दिए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, ना कि आपको दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पर बी नंबर असत्य हो जाएगा, सही नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की कह रहा है अग्न्याशय रस का कार्य निम्न में कौन सा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ठीक है ना। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पायसीभूत वसाओं को पचाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए रीजनिंग है, सॉल्व कर लीजिएगा। 21 का जो आंसर आ जाएगा ना, वो ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग में सही सुलेमित नहीं है। तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए शेयर बाजार है और संबंधित देश है। तो याद रखिए डो जोन्स जो होता है न्यूयॉर्क का, यूएसए का आपको शेयर मार्केट का नाम है, ठीक है ना, ये सही है। उसके बाद देखिए हैंग सेंग जो है हांगकांग का है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रैंकफर्ट जो होता है फ्रेंड्स वो ऑस्ट्रेलिया का है, एक गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट जो होता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया का नहीं है, बल्कि यह जर्मनी का है। कहाँ का है, तो याद रखिएगा जर्मनी का है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, सुलेमित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सदिश तथा अदिश राशियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए कथन दिया हुआ है, सो विचार करना है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है आपसे ना। तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए पहला कथन पढ़ेंगे, सदिश राशि में दिशा होती है परंतु परिमाण नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए याद रखिएगा कि इसका सही क्या हो जाएगा कि सदिश राशि में क्या होती है, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, हाँ ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर अदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं तो फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है, फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि तारिक उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन है। क्या पूछ रहा है आपसे कि तारिक उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा ऑल ब्रूनी इसके लेखक हो जाएंगे, रचयिता हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि निम्न में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा ये मिला है आपको मारिया कोरिना मचाडे को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है शांति के क्षेत्र में मिला है इनको, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है, पहचानना है आपको। तो 26 नंबर का याद रखिएगा ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 27 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के बारे में निम्न कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन का पहचान करना है। तो यहाँ पे
डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। संसद किसी नए राज्यों के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी को भी शामिल कर सकती है। तो ये फ्रेंड्स आपको कथन जो है वो गलत है। ठीक है ना। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 2 के तहत संसद नए राज्य के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश को शामिल नहीं कर सकती है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है गांव एक लघु गणराज्य है। किसने कहा? तो ये कहा था, याद रखिएगा किसने कहा था? ये कहा था आपको मेटकॉफ के द्वारा कहा गया था। मेटकॉफ के द्वारा कहा गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पूछ दिया आपसे, रीजनिंग है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? तो बी। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद 30 नंबर कि कंप्यूटर में RAM का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा अस्थायी रूप से डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखिए RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसके बाद ये कह रहा है कि एनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है। तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल होता है। याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और बात यह है कि अनॉक्सी शोषण फ्रेंड्स आपको वो प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसको याद रखना है आपको। ठीक है ना। जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और पौधे और ईस्ट में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल्स होते हैं। इसको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा। एक और पॉइंट है यहाँ पे फ्रेंड्स हरित क्रांति के जनक से कि आपको भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति का प्रयोग जो हुआ था 1966 और से 67 में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया गया था। ठीक है। याद रखिएगा कि हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तक ही सीमित रहा। ठीक है। तो इतना कुछ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए असत्य कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का सभापतित्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। उसके बाद दिल्ली वार्ता अप्रैल 1931 में हुई थी। फ्रेंड्स ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि पूना एक्ट समझौते पर गांधी जी की ओर से तेग बहादुर सप्रभु से हस्ताक्षर किए गए। तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। तो आपसे कथन गलत पूछ रहा है। तो 33 नंबर का ऑप्शन 1 मिनट फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एरर हो गया है यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ देखिए ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। दिल्ली वार्ता जो हुआ था वो अप्रैल 1931 में नहीं हुआ था। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। कब हुआ था? तो आपको 5 अप्रैल 1931 को हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है पूना पैक्ट समझौते पर। याद देखिए पहला नंबर सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा देखिए पूना पैक्ट समझौते पर गांधी जी की ओर से आपको तेग बहादुर सप्रभु से हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये गलत हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो कह रहा है आपसे असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 2 और 3 असत्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपको स्विट्जरलैंड। ठीक है। याद रखिए कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे कह रहा है कि
यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, 35 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा, आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 36 नंबर देखिए, कह रहा कि विशाल पर्वतों के बीच भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा होने का खिताब रखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखिए कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। याद रखना है कि यह द्वीप समूह की समुद्री जैव विविधताओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अंडमान सागर में स्थित 5 वर्ग किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र है। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो यह लद्दाख में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपको इसका बता रहे हैं फ्रेंड्स कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो आपको हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। और ये देखिए महात्मा गांधी समुद्री के बारे में जान लीजिए, बी नंबर ऑप्शन के बारे में। यह भी अंडमान में ही है, लेकिन साउथ बटन आइलैंड से बड़ा है और समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यक रूप से एक समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति हो। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो यह परिभाषा बताते फ्रेंड्स आपको आंगबन एवं निपकॉप ने दी थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे 38 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो याद रखिएगा आपको रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है तथा मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। ये फ्रेंड्स आपको घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। याद रखिएगा कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। ठीक है। यहाँ पे अधिक दिया हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है। कम होता है तथा आपको बता दें यहाँ पे कम होता है, ना कि अधिक है, अधिक तथा मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। ठीक है ना। यहाँ पे अधिक दिया है इसलिए गलत हो जाएगा, कम दिया था तो सही हो जाता। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग असत्य है। ठीक है। यहाँ पे दिया है राजवंश और यहाँ दिया है संबंधित शासक। तो यहाँ पे देखिए ना 39 का, यहाँ देखिए गुप्त वंश का जो संबंधित शासक था महेंद्रादित्य, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पाल वंश का आपको संबंध जो हो जाएगा महिपाल फट से है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए चौहान वंश का संबंध जो कह रहा है यशोवर्मन से फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा, ये आपको गलत हो जाएगा। याद रखिए कि यशोवर्मन चौहान वंश के शासक नहीं थे। ठीक है। याद रखिए यशोवर्मन चंदेल वंश के एक साम्राज्यवादी शासक था, जिसने मालवा चेदी और महाकौशल पर आक्रमण कर अपने राज्य पर विस्तार किया था। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 40 नंबर मैथ है, सॉल्व कर लीजिएगा। 40 नंबर का आंसर बताते हैं आपको, डी आ जाएगा आंसर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 41 नंबर कि आपको असत्य युग्म का चयन करना है। यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना दिया हुआ है और किस नदी पे है, आपको उनमें से एक कौन सा गलत है उसको पहचान करना है। तो 41 नंबर का देखिए यहाँ पे आपको श्री झेलम परियोजना है फ्रेंड्स, वो आपको तुंगभद्रा नदी पे नहीं है बल्कि कृष्णा नदी पे, याद रखिएगा। श्री झेलम परियोजना कृष्णा नदी पे है, ना कि तुंगभद्रा नदी पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे फ्रेंड्स असत्य हो जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए पुंछ पांद परियोजना गोदावरी नदी पे सही है, बाणसागर परियोजना सोन नदी पे सही है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे भी सही है। लेकिन यहाँ पे श्री झेलम परियोजना फ्रेंड्स आपको तुंगभद्रा नदी पे नहीं है बल्कि कृष्णा नदी पे है, याद रखना है। ठीक है। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसको आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है, आपको बताना है। ठीक है। आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं
आपको कमेंट में जवाब देना है इसका कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है, आपको बताना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं 42 नंबर। यहाँ देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। यदि पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन है तो उस ग्रह पर उसका वजन क्या होगा। फिजिक्स का नॉमरिकल है फ्रेंड्स। यहाँ देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स सोल्यूशन देखकर, तो इसका आपको 180 न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आसान है, बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच कैसा संबंध होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका संबंध जो होता है वो विपरीत संबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मांग के नियम के अनुसार मांग को निर्धारित करने वाले अन्य कारकों के स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का निम्न में कौन सा सटीक अर्थ है, आपको बताना है। तो 44 नंबर का याद रखिएगा, आपको सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान सम्मत नहीं करता। ऑप्शन बी बिल्कुल आपको सटीक अर्थ होता है किसका, तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का सटीक अर्थ यही होता है कि सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान सम्मत नहीं होता है। ठीक है ना, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो 45 का हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ देखिए सत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक उपमा बख्तियार खिलजी को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। इल्तुमिश द्वारा मलिक जानी को बिहार के प्रथम सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे तिब्बती यात्री धर्म स्वामीन का बिहार का आगमन पाल वंश के समय में हुआ था, फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, आपको 1 2 3 आपको सही हो जाएगा और डी नंबर जो है फ्रेंड्स वो गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 3 कथन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आपको रीजनिंग का सॉल्व कर लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है ना, आसान है, राइट आंसर दक्षिण पूर्व आ जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि इस फूलों में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, आपको कहा जाता है इसको वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है ना, वर्तिकाग्र बोलते हैं। याद रखिएगा कि फूलों में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग सही सुलभित नहीं है। यहाँ पर दिया है 1857 के विद्रोह का केंद्र और यहाँ दिया है ब्रिटिश दमन करता है। ठीक है, तो 48 का याद रखिएगा आपको। यहाँ देखिए लखनऊ का कैंपबेल बिल्कुल सही है। हैदराबाद के ब्रिगेडियर जनरल नील थे, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे बरेली के फ्रेंड्स हेनरी लॉरेंस, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अब बरेली के हेनरी लॉरेंस नहीं थे। ठीक है, ये हो जाएंगे आपको 1857 विद्रोह के आपको ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे, तो हेनरी लॉरेंस थे। ठीक है ना, चलिए इसके बाद चलते आगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा ऊपर वाले का फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सुलभित नहीं है। उसके बाद देखिए कह रहा है मैथ आ गया, रेशियो का है फ्रेंड्स। ठीक है ना, समानुपात अनुपात का है, तो कर लीजिएगा। 49 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, 36 हो जाएगा इस राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका अन्य नाम जो होता है ना फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, आपको हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अन्य नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। फैक्ट मैं बताता हूँ कि पीएम सूर्योदय योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2024 को हुआ था और इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सौर पैनल लगाने और हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देना था। ठीक है ना, याद रखिएगा। आपको कब हुआ था इसका शुभारंभ? तो 15 फरवरी 2024 को हुआ था। इसके बाद ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा हिल स्टेशन है जहां पर्यटक सर्दियों में इग्लू का अनुभव कर सकते हैं? तो 51 का क्या हो जाएगा? याद रखिए 51 का हो जाएगा आपको मनाली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पर्यटक सर्दियों के मौसम में मनाली कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में इग्लू का अनुभव ले सकते हैं। याद रखिएगा, मनाली किस राज्य में पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है मैच करना है यहाँ पे। तो भूकंप 52 का देखिए, यहाँ देखिए भूकंप क्या हो जाएगा? मापने वाला कौन सा यंत्र है? तो भूकंप मापने वाला यंत्र है आपको सिस्मोग्राफ। ठीक है ना। ऊंचाई को मापने वाला कौन सा यंत्र है? तो याद रखिएगा ऊंचाई जो होता है अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्युत धारा कौन मापता है? तो आपको ए मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है और प्रतिरोध का हो जाएगा ओम हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 53 नंबर देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के उन्नयन से संबंधित है? तो 53 नंबर का हो जाएगा आपको अनुच्छेद 43 का ख भाग जो होता है वो आपको सहकारी समितियों के उन्नयन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 43 ख। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं मैथ आ गया फ्रेंड्स। सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 54 नंबर का हो जाएगा ना, मैं बता देता हूँ। 54 नंबर का 6 राइट आंसर हो जाएगा आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ देखिए कह रहा है कि काली मुद्रा के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे असत्य जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इसकी नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। ये आपको गलत कथन हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। याद रखिए काली मुद्रा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा काली मुद्रा के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा कि इसी नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि किराता जूर्नियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो 56 नंबर का हो जाएगा। याद रखिएगा सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखिए पल्ल वंश का वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु को माना जाता है और सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के महानतम शासकों में से था और पल्लव वंश की राजधानी जो फ्रेंड्स वो कांची थी। याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि कौन सा युग गलत है? तो गलत का पहचान करना है। तो 57 नंबर का याद रखिएगा आपको राजकोषीय घाटा बराबर कुल सार्वजनिक व्यय प्लस कुल सार्वजनिक आय, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपसे मैथ पूछ दिया। तो 58 नंबर का याद रखिएगा आंसर हो जाएगा जो वो आपको बी हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं 59 नंबर कह रहा है कि अभिलाक्षणिक गैस समीकरण मतलब पी बराबर NRT किस गैस के सही प्रकार से लागू होता है? तो याद रखिए 59 का आदर्श गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं मैच करने वाला फिर से आ गया। यहाँ पे कुछ उपनाम दिया हुआ है और उसके खिलाड़ी का उपनाम दिया हुआ है, उसको मैच करना है। तो याद रखिए यहाँ पे द सिक्किमी स्पाइनर के नाम से जाने जाते हैं। किनको जानते हैं? द सिक्किमी स्पाइनर के नाम से जानते हैं। वो हो जाएंगे आपको बाइचुंग भूटिया को। ठीक है, ब्लैक पर्ल किसके नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा ब्लैक पर्ल जो हो जाएगा
वो पेले के नाम से जानते हैं, पेले। और सुपर कैट जो होता है किनका उपनाम है, किस खिलाड़ी का उपनाम है? सुपर कैट जो है क्लाइव लॉयड का है, क्लाइव लॉयड का उपनाम है। और 360 डिग्री किसका उपनाम है? तो एबी डिविलियर्स जो क्रिकेट खेलते हैं उनको 360 डिग्री उपनाम में बोलते हैं। एबी डिविलियर्स का उपनाम क्या है? तो 360 डिग्री है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए उस वक्त कह रहा है कि भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का पहचान करना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा, समवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो आप याद रखिएगा अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको देखिए हमें मैथ पूछ दिया आपसे, तो 63 नंबर का राइट आंसर 77 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 64 नंबर का कौन सा एक मौर्यकालीन स्थापत्य स्थल बिहार में नहीं है? कि कौन सा मौर्यकालीन स्थापत्य स्थल बिहार में नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा आपको शाहबाज गढ़ी वो बिहार में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा आपको मौर्यकालीन स्थापत्य स्थलों मानसेरा एवं शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहलाता है? क्या कह रहा है कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं चालक बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है। जिन पदार्थों में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो बहुत कम प्रतिरोध हैं उन्हें चालक यानी कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बमियान के विशालकाय बुद्ध प्रतिमाओं में किस भारतीय कला शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गंधार शैली का। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे मैथ है, सॉल्यूशन कर लीजिएगा 67 नंबर, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा वॉलीबॉल की एक टीम में आपको 6 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद देखिए हम कह रहा है कि आर्कियो प्लेरिक्स आर्कियोप्लेरिक्स क्या है आपसे पूछ रहा है? तो याद रखिएगा एक जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर का रहा है 70 नंबर कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपको किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है ऑल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ये आपको सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा? ऑल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। कब? तो 1912 में, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कह रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान, यानी जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय शाही नौसेना के विद्रोहियों द्वारा गठित नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा ये चुना गया था आपको किसको? तो आपको MS खान को चुना गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं, चलिए इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कौन एक सही सुलमित नहीं है? यहाँ पे प्रमुख अनुच्छेद दिया हुआ है और प्रधान से संबंधित पहचान करना है। तो यहाँ पे से कौन सा सुलमित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी 350 अनुच्छेद 350 क भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी, ये फ्रेंड्स आपको सुलभित नहीं है। ठीक है, क्या हो राइट क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं का प्रावधान है। ठीक है ना,
इसलिए यहाँ पे डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 है कि धातु के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है उसकी पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन का आपको 2 और 3 कथन जो है फ्रेंड्स वो सही नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 कथन जो है सही नहीं है। ठीक है ना, चलो इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए मैथ पूछ दिया 75 नंबर मैथ है, इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 7 किलोमीटर प्रति हावर इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखिएगा आपको 4 वर्ष अध्यक्ष का होता है 4 साल 4 वर्ष, और सदस्य मतलब होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष इनमें से पहले तक होता था। ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव पर लाई गई थी। ठीक है ना, और याद रखिए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को संवैधानिक दर्जा केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम 2003 के तहत दिया गया है और एक बहुसदस्यीय संस्था है, इसको भी आप याद रखना है। चलो इसके बाद नंबर यहाँ देखिए 77 नंबर जो है वो मैथ है, सोल्यूशन कर लीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको देखिए कह रहा है कि 78 नंबर कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में एक यह अंतर है कि आपको अंतर पहचान करना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यही अंतर है आपको नाभिकीय रिएक्टर में और परमाणु बम में। ठीक है ना, कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ देखिए 79 नंबर भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। तो याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में प्रारंभ हुई थी। तो कब, 2004 में। उसके बाद ये कह रहा है कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, उसका पहचान करना है। तो याद रखिएगा ये आपको, चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। बता दें फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपको बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार चारों फ्रेंड्स हो जाएगा वो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो चारों यहाँ पे इनमें सभी जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है ना, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों सम्मिलित है। उसके बाद कह रहा है कि हरी घास, पत्तियाँ आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा आपको ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हरी घास, पत्तियाँ आदि में मुख्य रूप से ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, और टमाटर में कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया फ्रेंड्स। तो 82 नंबर का याद रखिएगा आपको सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 83 नंबर देखते हैं, 83 नंबर मैच करने के लिए आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन 2015 आपको इसका आंसर हो जाएगा 1 का बी हो जाएगा। आपको वस्तु और जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर से था। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए 102वां संविधान संशोधन 2018 का संबंध जो हो जाएगा वो आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा से था, तो यानी बी का 2 का सी हो जाएगा। यहाँ देखिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में जो आया था, इसका संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण था, यानी यहाँ पे डी हो जाएगा 3 का। 106 संविधान संशोधन 2023 का संबंध जो हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा
विधायिका में महिला को 1/1/1/3 आरक्षण था, यानी 4 का ए हो जाएगा। यानी देखा जाए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो हो जाएगा नीचे ऑप्शन में वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। कह रहा कि इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा 3 और 4 का, ठीक है ना, 3 और 4 का काम जो होता है ये आपको राइबोसोम का नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे 85 नंबर। तो 85 नंबर का याद रखिएगा, 85 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 67.2 इसका परसेंट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपको ज्वालामुखी बम कहा जाता है, ज्वालामुखी बम कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े को ज्वालामुखी बम के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि 87 नंबर कि निम्न में कौन एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है। तो याद रखिएगा, सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करना। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांति जल की नीति किसने शुरू की थी। तो ये शुरू की थी आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 89 नंबर। देखिए यहाँ पे 89 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि आपको सही सुलमित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जयमंडल आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए राइट कर आपसे सही सुलभित नहीं है, तब पंचमढ़ी छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स ये पहले वाला ही गलत हो जाएगा, सही सुलभित नहीं है। याद रखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पंचमढ़ी जो है फ्रेंड्स वो आपको छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि कहाँ है, तो पंचमढ़ी आपको मध्य प्रदेश में है, जिसको आपको यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब, 2009 में शामिल कर लिया गया था। किसको, तो पंचमढ़ी को। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है और 2009 में उसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, बाकी सब सही है फ्रेंड्स। मन्नार की खाई तमिलनाडु में पड़ता है और नोक रेक जो है फ्रेंड्स वो आपको मेघालय में पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे शीत मरुस्थल फ्रेंड्स ये जो है याद रखना है आपको, शीत मरुस्थल ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, ये सब सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे मैच करना है। यहाँ देखिए यहाँ पे कुषाण शासक दिया हुआ और विशेषता को मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए ए का जो हो जाएगा ना कुजुल कटेफिसेस हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपको कुषाण वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कुषाण वंश का स्थापना जो किया था वो कुजुल कटेफिसेस ने किया था। उसको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बीम कटफिसेस जो होगा वो आपको स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। कनिष्क जो था फ्रेंड्स याद रखिएगा बौद्ध धर्म का संरक्षण था। और यहाँ पे देखिए हुविक्स जो था ये कौन था, तो हुक्सपुर नगर की स्थापना किया था। हुस्कपुर नगर का स्थापना कौन किया था, तो हुविक्स ने किया था। यानी राइट आंसर 90 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है। तो आपको याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कथन दिया हुआ है। कथन ये कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि के साथ संपन्न हुई। और करण आर कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। 92 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और ए सही है तथा आर गलत है। ठीक है ना, ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा आपको
यहाँ पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 8 मार्च 1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि को समाप्त हुई थी। ठीक है ना, ठीक है, लाहौर की संधि को साथ संपन्न हुई थी। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल कथन सही है, लेकिन कारण आर जो है फ्रेंड्स वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय, ठीक है ना, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज के अंतर्गत विलय कर लिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे द्वितीय आंग्ल युद्ध में ये हुआ था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे मैथ है 93 नंबर का, याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, देखिए 94 नंबर कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर जो हो जाएगा ना, वो आपको हो जाएगा विरंजन का काम करता है। और यहाँ बेकिंग सोडा जो हो जाएगा, तो उसको याद रखना आपको प्रति अम्ल है। और धवन सोडा जो हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आपको कांच का विरचन हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड जो हो जाएगा H2 तथा कोलिन Cl2 का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ है और ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है 28, इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कथनों पर विचार करना है। 96 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। यह कह रहा है कि 3 जुलाई को उपसौर की घटना होती है। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 3 जुलाई को उपसौर की घटना होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आपको 4 जुलाई को ये घटना होती है। ठीक है ना, ऑफशोर जो होता है फ्रेंड्स, ऑफशोर की घटना 4 जुलाई को होता है, ना कि 3 जुलाई को। उसके बाद यह कह रहा है कि ऑफशोर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है। फ्रेंड्स सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा। आर सही है, परंतु ए गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 97 नंबर का याद रखिएगा ना, आपको राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत की जाती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था। तो याद रखिएगा, ये कहा था आपको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है ना, चलिए इसके बाद क्या करेगा, डैश उत्तक में कोशिका जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा कोलेन काइमा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलेन काइमा उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रीजनिंग है, सॉल्व कर लीजिएगा। 100 नंबर का आपको राइट आंसर 88 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपको बिहार दरोगा डबल स्टार 2.0 टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप चेक करके बताइएगा, खुद से टेस्ट लगाइएगा कि आपका 100 में कितना मार्क्स आया, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।